पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन देखे थे, चर्चा किए थे। आज के इस वीडियो में एक तीसरा इसका केस है, वो है आपका जनरल पॉइंट। हम लोगों को जनरल पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। अब देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले एज यूजुअल एक इलेक्ट्रिक डाइपोल एज्यूम कर लेते हैं, ले लेते हैं, और जैसा आप पहले एज्यूम कर रहे थे ए और बी पॉइंट एज्यूम कर लीजिए। यहाँ पर एक पॉइंट ओ लेंगे और जहाँ से एक आर डिस्टेंस पे, ठीक है, पॉइंट पी भी लेंगे। हम इसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। इसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, एज यूजुअल मैं बोल रहा था कि इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर मान लेते हैं। फ़ायदा क्या होगा उससे मैं अभी बताऊंगा। हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 8P ड्यू टू प्लस Q, उसको V1 मानते हैं 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो हमको ये चाहिए B से लेकर के P तक, ये पता नहीं कितना है ना। तो चलिए अभी BP ही लिख लेते हैं, क्या समस्या है, देखा जाएगा बाद में। अभी यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P है ना, ड्यू टू -Q की बात करें तो हमको ये लाइन ज्वाइन करना पड़ेगा पॉइंट P तक ले जा करके। इसको भी ज्वाइन कर लीजिए पॉइंट P तक। इसको हम V2 = 1/4πε0 है ना, -Q, माइनस क्यों वो तो पता है, डिवाइडेड बाय, सॉरी ये BP था और ये AP हो गया, रहने दीजिए, ठीक है, वेल बढ़िया। अब नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट कहाँ पे, जनरल पॉइंट, वो जनरल पॉइंट है P। V = आप लिखेंगे V1 + V2। Q/4πε0 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर 1/BP - 1/AP हो जाएगा। चेक कर लीजिए इसको, इक्वेशन 1 एज्यूम कर लीजिए। अब जब तक कि आपको BP और AP का वैल्यू पता न चल जाए, आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब तक हमने किया क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया है। डाइपोल लेने के बाद से है ना, +Q चार्ज के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख लिया, -Q चार्ज के कारण पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख लिया। अब हम इस रिजल्ट तक पहुंच चुके हैं, ये इक्वेशन नंबर 1। अब हमको करना क्या है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। करना क्या है, तो आगे तो बढ़ना ही होगा। एक अगर BP और AP मिल जाए तो काम बन जाए। इसके लिए हम B से एक OP पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, N1, ये 90 डिग्री। ये जो एंगल है इसको थीटा मान लीजिए, ओके। और O से B तक का डिस्टेंस याद होगा, ये हो जाएगा। इस तरह का एक ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान देना है, या 90 डिग्री और ऐसा, और ये A है, ठीक है, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेनस बन गया। इस डिस्टेंस का हमको ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये डिस्टेंस, अगर ये एंगल थीटा है तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये चाहिए, है ना। तो ये बेसिकली बेस है। बेस बाय हाइपोटेनस मतलब A = कितना होता है, cos थीटा, यानी B = A cos थीटा यूज करेंगे इसको। तो अगर ON1 लिखना हो, ध्यान देते रहिएगा, डायग्राम में बहुत कुछ है इसमें, और डायग्राम के बिना डेरिवेशन अधूरा हो रहता है। तो A cos थीटा हो गया। अभी देखिए, हम डायग्राम से ही लिखेंगे, फ्रॉम डायग्राम। आप एक बात पे ध्यान दीजिएगा कि जो BP है
वो नियरली इक्वल टू किसके है, N1P के। कैसे, है ना। तो देखिए ये मेरा हैंड का पोजीशन है, उसी तरह का पोजीशन वहाँ पे है। अगर हम शोल्डर पोजीशन पे एक नॉर्मल डाल के देखें तो मेरे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का लेंथ दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, जो कि यहाँ पर नॉर्मल डाला हुआ है। तो नियरली इक्वल की बात कर रहे हैं, BP इज इक्वल टू N1P। और ये कितना होगा, तो OP में से माइनस करना होगा किसको, ON1 को। और OP कितना है, R, और ON1 आपने कितना निकाला, A cos थीटा। ये सबसे मेजर स्टेप है इस पूरे डेरिवेशन का। पूरा डेरिवेशन का जो फोकस है इसी पॉइंट पे है। ये समझ में आ गया तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। एक मेथड NCERT वाला भी है जिसमें उसने कोसाइन रूल को यूज़ किया है, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, और उसके तुलना में, उसके कंपैरिजन में ये मेथड आपके लिए आसान भी है और ऑथेंटिक भी। अब बोलिएगा कि NCERT ने उस मेथड को क्यों यूज किया, तो उनका कोई खास पर्पस रहा होगा। अगर NCERT वाला ही मेथड आपको सूट करता है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये मेथड ज़्यादा बेटर मुझे लगता है और बहुत स्टूडेंट इसे लाइक भी करते हैं। ओके, तो यहाँ तक आ गया। हाँ, अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, तो आगे क्या होगा, तो हम इसको जो OP लाइन है बैकवर्ड, है ना, ड्रॉ करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, और ये वहाँ तक प्रोड्यूस करेंगे जहाँ तक हम ये जो A पॉइंट है, A पॉइंट से जो लाइन डालें वो 90 डिग्री वाला ना हो जाए, नॉर्मल ना हो जाए। ओके, कहीं ना कहीं तो नॉर्मल होगा। अगर हम इसको नीचे लेके आते ऐसे, है ना, तो ये एंगल एक्यूट होता। अगर इसको हम ऊपर ही मिलाते तो एंगल ऑब्ट्यूज होता। तो ऑब्ट्यूज वाले पोजीशन में भी नहीं रखना है ना, एक्यूट वाले पोजीशन में भी नहीं रखना है, एकदम राइट एंगल वाले पोजीशन पे वो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। अब उससे क्या होगा, दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट दिखेंगे, या ये एंगल सीधे वर्टिकली अपोजिट थीटा, और ये A से O तक ये फिर A है। तो ऑब्वियस है कि जो O से सेकंड नॉर्मल आपने निकाला है N2, है ना, ON2, ये A cos थीटा हो जाएगा। ओके, अब फिर वही बात, है ना, अगर आप ध्यान से देखें तो अप्रोक्सीमेशन के कंडीशन को लेते हुए, लिमिटेशन को लेते हुए, आप जो AP है, ध्यान रखिए, AP इज इक्वल टू, वो क्या लिखेंगे, N2P, नियरली इक्वल टू कर लीजिए, इज इक्वल टू OP और प्लस, है ना, वहाँ ON1 था, यहाँ पर ON2 होगा, और तब OP तो R है और ON2 भी A cos थीटा है, ऐड कर देंगे। ओके, इस स्टेप को करने के बाद से ये स्टेप ध्यान दीजिएगा, इनको पुट कर देना है, इनको रख देना है इन इक्वेशन 1। तो देखिए V इज इक्वल टू आपके पास Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपने लिखा BP को R माइनस A cos थीटा। देखिए कितनी आसानी से, एकदम इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं रह गया है, ऐसा दिख भी रहा है। यहाँ तक आ गए। तो यहाँ तक वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद हम लोग वापस ऊपर चलेंगे, ऊपर मतलब इसको स्टेप को ऊपर लेके जाएंगे। तो भी हमारे पास जो आया है Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो होगा ही। अब ब्रैकेट और ये दोनों का एलसीएम R माइनस A cos थीटा, और फिर यहाँ पर R प्लस A cos थीटा, सभी एलसीएम ले लीजिए और रिजल्ट को लिख लीजिए। तो एलसीएम ले करके जब रिजल्ट आप लिखोगे, तो यहाँ तो R प्लस A cos थीटा आ जाएगा, वेल, और यहाँ पर माइनस, ध्यान दीजिएगा, माइनस क्या हो जाएगा, R माइनस A cos थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इसका। तो R कैंसिल। अब रिजल्ट में क्या बचा देख लीजिए, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेल, यहाँ पर 2A cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा।
ए माइनस बी, ए प्लस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तोड़ दिया। अगला स्टेप आपको पता चल रहा होगा करना क्या है। वेल, तो देर किस बात की, देर नहीं करना है ना। 2AQ cos थीटा, अब 2AQ के जगह पर क्या रखेंगे, कई बार हमने इसको पुट किया है और शुरुआत वहीं से हम लोगों ने की थी, तो ये तो याद हो गया होगा आपको। हाँ, ठीक बोल रहे हो आप। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P cos थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी आ गया। आप ध्यान दोगे कि NCERT का जो रिजल्ट है ना, वो इतना नहीं है, थोड़ा सा अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि NCERT ने, ऐसे आप नोट करेंगे, यहाँ तक नोट कर लेंगे, बोला है फॉर शॉर्ट डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या होगा शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में, है ना, आर जो होगा वो मच ग्रेटर देना होगा ए से, तब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज नियरली आर स्क्वायर आपने लिखा है। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो स्क्वायर का भी वैल्यू मैक्सिमम 1 ही होगा, यानी यहाँ 1 से तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है, मैक्सिमम भी लेते तो ऐसे केस में ये कॉस स्क्वायर थीटा भी करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी अब आपके पास भी का जो रिजल्ट है NCERT के साथ मैच कर जाएगा, एकदम वही रिजल्ट है जो NCERT में दिया हुआ है। NCERT में रिजल्ट आपको दिया हुआ है P cos थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। थोड़ा यहाँ से आगे भी बढ़ेंगे, अब आगे क्या बढ़ेंगे वो बताते हैं। हाँ, तो रिजल्ट को मैं ऊपर लिख लूँ, आप भी कॉपी कर लेंगे। काफ़ी अच्छा डेरिवेशन है, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्ज़ाम में आया है, ये सब कहने वाली बातें हैं, बार बार रिपीट किया जा सकता है। आप एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस निकाल के देख लेंगे, क्वेश्चन बैंक में इस डेरिवेशन का इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगा। आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, चलिए ठीक है, इस इक्वेशन तक आ गए। अब सोचिए कि आपको 2 पॉइंट्स दिए होते, एक पॉइंट क्या हो सकता है ना, एक्सियल। अगर एक्सियल पॉइंट पे बात करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट P को ला करके यहाँ से आपको यहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ आ गया पॉइंट P, और अगर पॉइंट P यहाँ आ गया है ना, तो एंगल देखिए घटते घटते 0 हो जाएगा, तो थीटा 0 हो गया। तो भी एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P, और cos 0 1 होता है बाय आर स्क्वायर। सेम रिजल्ट आया था जब एक्सियल की बात कर रहे थे। अच्छा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला आया था जब हमने डाइपोल को शॉर्ट नहीं किया था, तो अगर बिना शॉर्ट किए हुए पुट करते तब भी आपका रिजल्ट आ जाता। अब आगे आ जाइए, है ना, इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होगा ये भी बता दीजिए, ये भी देख लीजिए। इक्वेटोरियल लाइन के लिए हमको पॉइंट को यहाँ पर लाना पड़ेगा और यहाँ पर पॉइंट को लेके आएंगे, है ना। तो ये इस केस में आप देख लो एंगल कितना हो जाएगा 90। तो थीटा अगर 90 पुट कर लेते हैं तो VE, चूँकि cos 90 0 होता है, तो फाइनली VE भी 0 हो जाएगा। यानी जनरल केस से स्पेशल केस में ये जो इक्वेटोरियल और एक्सियल का केस है वो आपका स्पेशल केस है। स्पेशल केस पे आ सकते हैं, स्पेशल केस का निकाल सकते हैं, आसानी से रिजल्ट आ जाएगा। एक और काम कर लें हम लोग, ये नोट कर लीजिएगा। अगर आपने इसको ऐसा लिखा है तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, P × 1 cos थीटा, है ना, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तब आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, P वेक्टर का मैग्नीट्यूड, 1 मतलब यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ यूनिट वेक्टर आर कैप का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर cos थीटा, तो डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। 2 वेक्टर A B cos थीटा
इज इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट बी। तो वहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर डॉट आर कैप वेक्टर बाय आर स्क्वायर। इस इक्वेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, है ना। आपको मालूम होगा कि जब हम यूनिट वेक्टर ए कैप डिफाइन करते थे तो ए वेक्टर बाय ए लिखते थे। तो उसी पैटर्न पे यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो पी वेक्टर डॉट आर कैप के जगह पर आर वेक्टर बाय एक ठो आर और यहाँ पर आर स्क्वायर है। तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर बाय आर क्यूब। एकदम स्टेप्स क्लियर। हाँ, यहाँ क्यूब भी आ गया। क्यूब क्यों आया, क्योंकि आर वेक्टर ऊपर चला गया। मैग्नीट्यूड में कोई असर नहीं पड़ेगा अगर मॉडुलस लेंगे तो ये फॉर्म भी है। कभी कभी पी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर दिया रहता है, एंगल वैंगल नहीं दिया रहता है। जैसे पी का वैल्यू है ना समथिंग, है ना, बोल सकते हैं पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप, और आर वेक्टर का है ना जो वैल्यू है वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के फॉर्म में दिया हो और तब आपको पोटेंशियल निकालना हो तो आप इस फॉर्म का यूज कर सकते हैं। बड़ी आसानी से रिजल्ट आ जाएगा।